जय हिंद बच्चों, मैं जितेंद्र शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक टॉपिक। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट एक बात करना चाहूँगा। बात ऐसी थी कि आज मैं क्लास में बैठा था तो मुझे कुछ डेटा दिया गया। उस डेटा में कुछ बच्चों के नेम थे, लगभग 40 स्टूडेंट्स होंगे। उन 40 स्टूडेंट्स के लगभग 6 सब्जेक्ट्स थे। हर सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स थे। मुझसे कहा कि इसमें से आप पता करिए कि किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं। मैंने कहा बहुत आसानी से कर सकता हूं। मैंने वो लिस्ट ले ली और सारी लिस्टों को देखा और मैंने देखना स्टार्ट किया। देखते देखते काफी टाइम निकल गया, लेकिन मैं उसमें से डिफाइन नहीं कर पाया बहुत जल्दी कि किस बच्चे के क्या मार्क्स हैं, यानी हाईएस्ट मार्क्स क्या होंगे। तो जब मैं उसको पता नहीं कर पाया तो इतना परेशान होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं मैथमेटिक्स के तरीके से उस डेटा को मैं कंपाइल कर लूं, और कंपाइल करने के बाद में मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि किस बच्चे के किस सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो जिस कंपाइल फॉर्म में मैंने उस डेटा को लिखा, वही कंपाइल फॉर्म उस कंसेप्ट को मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं, और वो कंसेप्ट है हमारा मैट्रिसेस। इस टॉपिक से, इस कंसेप्ट से मैंने उस सारे डेटा को कंपाइल किया और चुटकियों में मैंने उस डेटा को मैंने पता कर लिया कि किस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स हैं। आप भी इस फॉर्म से, इस कंसेप्ट के द्वारा किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मैट्रिसेस के अंदर जब हमारे पास कुछ डेटा था, उस डेटा को मैंने कंपाइल किया तो मुझे पता चल गया कि मैट्रिसेस का यूज क्या है। तो मैट्रिसेस को यूज मेरे पास हो गया डेटा को कंपाइल करना। अब डेटा को कंपाइल मैंने अब कर तो लिया, तो उसको लिखा भी होगा। जो लिखा तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, वो फॉर्म थी हमारे पास। इसकी 2 फॉर्म थी। एक होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर, दूसरी थी मेरे पास स्क्वायर। अब मैंने उस डेटा को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकता हूं और एक स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अब रेक्टेंगुलर में लिखेंगे तो वो रेक्टेंगल जैसी दिखेगी, स्क्वायर में लिखेंगे तो वो स्क्वायर जैसी लिखेगी। अब नंबर तो मैंने लिखे, तो उस रेक्टेंगुलर फॉर्म में और स्क्वायर फॉर्म में लिखने के कुछ ऑर्डर्स होते हैं। जिस ऑर्डर में उन नंबर्स को मैंने लिखा तो वो क्या थे, मैंने कुछ नंबर लेटे हुए फॉर्म में लिखे और कुछ नंबर मैंने खड़ी फॉर्म में लिखे। तो जो लेटी हुई फॉर्म में नंबर्स को लिखा वो थी हमारी रो। तो जो लेटी हुई फॉर्म में लिखा जाता है उसे कहते हैं हम लोग रो। अब जो नंबर मैंने खड़ी हुई फॉर्म में लिखे थे वो कहलाते हैं हमारे कॉलम। जो नंबर मेरे लेटी हुई फॉर्म में थे वो थे मेरी रो, जो खड़ी हुई फॉर्म में थे वो नंबर है मेरे कॉलम। तो मुझे पता चला कि जो नंबर्स हैं उनको रो और कॉलम में लिखा जाता है, तो उससे हमारी मैट्रिसेस बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले रो लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सारे के सारे डेटा उस फॉर्म में आ चुके हैं। तो मैट्रिसेस को लिखने का तरीका, पहले रो लिखी जाएगी, उसके बाद कॉलम लिखे जाएंगे, और यही दोनों मिलकर डिफाइन करते हैं हमारे पास मैट्रिसेस के ऑर्डर। जिस ऑर्डर में मैट्रिसेस को हमें लिखना है तो वो ऑर्डर भी यही डिफाइन करते हैं। तो जो डेटा है उस डेटा को जिस फॉर्म में लिखेंगे तो वो रो और कॉलम के रूप में लिखी जाएगी। तो सबसे पहले रो लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम लिखे जाते हैं। अब ऑर्डर क्या है, जैसे कि 3/2, 2/3, 3/3, 2/2, और भी तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब इन तरीकों से हम मैट्रिक्स को लिखेंगे जरूर, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जिन नंबर्स को, जिस डेटा को लिखा जाता है, उस डेटा को क्या कहते हैं हम लोग, उस डेटा को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो उस डेटा को जब हम पढ़ेंगे तो वो भी हम लोग लिखते हैं। तो वो लिखने का तरीका है हमारे पास कि एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस डेटा को लिखा जाएगा, उस डेटा को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं।
जैसे मैंने ये अभी कुछ नंबर्स लिखे, ए बी सी ई डी एफ, ये एक डेटा लिख दिया मैंने। इस डेटा को जब हम लोग लिखते हैं तो ये हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। जब ये एलिमेंट्स होते हैं तो इन एलिमेंट्स को भी पढ़ा जाता होगा कि ये जो ए है, तो ए कौन सा एलिमेंट्स है, ये किस पोजीशन पर आता है, तो इसकी भी खुद की पोजीशन है। अब ये एक एलिमेंट है एफ, तो इस एफ की भी एक पोजीशन होगी। इस पोजीशन को कैसे पढ़ा जाएगा? तो अब पोजीशन को पढ़ने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम मैट्रिक्स को रो और कॉलम के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले रो लिखी जाती है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो मेरे पास यहाँ पहले है रो 1, ये है रो 2, ये है हमारे पास कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3, जिसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम। जब हमने इसको 2 रो और 3 कॉलम में लिख लिया और इसके डेटा को भी लिख दिया, तो उस डेटा के जो पोजीशन है उसे भी हमें पढ़ना है, उसको भी हमें पहचानना है। तो उस डेटा की पोजीशन को पहचानने के लिए मैं इसी डेटा को आपके सामने पहचान कर बताता हूं कि ये इसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहला नंबर है हमारे पास ए, यानी कि ये जो नंबर है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का नंबर है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का नंबर है। देखो बच्चों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब हमारे पास जो दूसरा नंबर है बी, इस बी की भी पोजीशन होगी। अब बी की जो पोजीशन है वो है हमारे पास A12, यानी कि पहली रो दूसरी कॉलम। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास, इसकी भी अपनी एक पोजीशन होगी। तो मैंने इसकी पोजीशन लिख दी 13। सेव ई दिया हुआ है, तो ई की भी पोजीशन होगी और ई की पोजीशन हो गई 2 1, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम। देन डी, इसकी भी पोजीशन हो गई। थर्ड, इसकी भी अपनी पोजीशन होगी। तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, अब आप इससे आराम से पहचान सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारा एक एलिमेंट 822 कौन सा एलिमेंट होगा, तो आप बहुत आसान से बता दोगे कि ये रहा डी, ये इसकी पोजीशन है। 822 जो एलिमेंट है वो डी है। मैंने आपसे पूछा A13, तो आप कह देंगे सी। बाकी के नंबर्स के एलिमेंट्स को आप कमेंट में बताएंगे कि किस एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है। तो इस तरीके से हम लोग इन एलिमेंट्स की पोजीशन को देखते हैं। रो पहले होती है, बाद में कॉलम होता है। तो रो इनटू कॉलम इस मैट्रिक्स को डिफाइन करती है। मैट्रिक्स के दो तरीके होते हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना और एक स्क्वायर फॉर्म में लिखना। जब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म में हमने मैट्रिक्स को लिख लिया तो उसकी ये पोजीशन हो गई एलिमेंट्स को लिखने की। तो इससे आपको याद रहेगा कि पहले आपको रो लिखनी है, उसके बाद आपको कॉलम लिखना है। अब रो और कॉलम से हमने एलिमेंट्स को भी लिखना सीख लिया, तो क्यों ना हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करें कि आपको कोई भी एक कंडीशन दे दी जाए, कोई भी एक डेटा दे दी जाए, उस डेटा में आप किस तरीके से लिखेंगे। तो मैं भी आपके सामने बताता हूं कि जो डेटा आपको गिवन होगा उस डेटा में आप कैसे लिखेंगे। तो मैंने अभी एक कंडीशन लेता हूं आपके सामने, Aij, यहां मैंने लिख दिया 2/2, यानी कि ऑर्डर क्या है आपका 2/2। इसके लिए मैंने कंडीशन लिख दिया i + j। एक मैंने मैट्रिक्स ली आपके सामने, जो मैट्रिक्स है आपकी A, जिसकी ऑर्डर है आपकी 2/2 और कंडीशन है i + j। अब इस कंडीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स है A11 होगा, यहां एलिमेंट्स क्या होगा A11, ये होगा A12, ये होगा 21 और ये होगा 22। अब आप देख रहे होंगे कि सवाल के अंदर हमने लिखा हुआ है ij। ij क्या होता है? जो i है वो हमारी रो होती है, जो j है वो कॉलम होता है। i और j रो और कॉलम की पोजीशन को डिफाइन करता है। i और j
कॉलम की पोजीशन को डिफाइन करता है, और वही पोजीशन i प्लस जे को भी डिफाइन करेगी, तभी हमें उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि इस कंडीशन के एलिमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। A11 जब फाइंड करेंगे तो कंडीशन है हमारी i प्लस जे। तो i का मतलब हो गया रो, j का मतलब हो गया कॉलम। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो पहला नंबर है वो हमारा i का है, दूसरा नंबर हमारा j का है। तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2। अब हमने नेक्स्ट नंबर लिखा 1 2। तो i का नंबर क्या है हमारे पास 1, j का नंबर क्या है हमारे पास 2, ये नंबर हो गया 3। नेक्स्ट हम नंबर निकालेंगे 2 1। तो i का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताइए। i का मतलब 2, j का मतलब 1, तो ये नंबर भी हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2 2, i प्लस j, 2 प्लस 2 जो बनेगा 4। ये नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। अब इन नंबर्स को हम अपनी जहां एलिमेंट्स को लिखा है वहां लिख देंगे, और हमें यहां से पता चल जाएगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी, जिसकी जो कंडीशन गिवन थी, तो वो क्या है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स थी A जिसकी कंडीशन थी i प्लस जे। हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स डिफाइन करनी थी। तो सबसे पहले हमने उसके एलिमेंट्स को लिखा A11 A12 A21 A22, जिसमें से जो पहला नंबर था वो रो का होता है, दूसरा नंबर कॉलम का होता है। इसीलिए आई जे जो फॉर्म होती है, आई फॉर्म हमारी रो की कहलाती है, जे फॉर्म हमारी कॉलम की कहलाती है। हमने उन एलिमेंट्स के नंबर को लिखा, और जिससे हमें पता चला कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो ये बनकर आई। तो यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो डेटा था उस डेटा को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें रो और कॉलम के रूप में जब डेटा को लिखा जाता है तो वो हमारी एक बहुत आसान तरीके से हमें एक कंसेप्ट्स को बताती है और हम उसे कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मैट्रिसेस के बारे में कि जो मैट्रिसेस है उसको लिखा कैसे जाता है। अब मैट्रिसेस को हमने लिखना तो सीख गए, लेकिन अकेले एक ही तरीके से तो मैट्रिसेस नहीं होती। जब एक ही तरीके से मैट्रिसेस नहीं होती तो इसके कुछ टाइप्स भी होंगे, इसके कुछ प्रकार भी होंगे। तो उसके जो प्रकार होंगे, उसके जो टाइप्स हैं, वो टाइप्स क्या हैं वो देखते हैं हम लोग। मैट्रिसेस, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसा कि अभी आपको बताया, एक टाइप से इसका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही डिफाइन है कि जो सिर्फ हॉरिजेंटल के रूप में लिखी जाएगी। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो केवल एक हॉरिजेंटल के रूप में लिखी जाती है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन इसका भी ऑर्डर होगा, तो रो तो एक है, ऑर्डर इसके अंदर 4 हो गए। तो किसी भी ऑर्डर में बन सकती है, वो जरूरी नहीं है कि 1/4 में ही बनेगी, वो 1/2 में भी बन सकती है, 1/3 में भी बन सकती है, 1/5 में भी हो सकती है। तो वो कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो सिर्फ एक सीधी लाइन में ही होगी, लेटी हुई लाइन में होगी, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। दूसरा हमने देख लिया कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जो कॉलम के रूप में लिखी होगी, खड़ी फॉर्म में लिखी होगी, तो वो कहलाती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका भी एक ऑर्डर होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 4/1। तो ये 4/1 हो गई। यहां जरूरी नहीं है कि जो रो है वो केवल 4 हो, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, सिर्फ 1 को छोड़कर। तो हमारे पास 4/1 की एक मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई। तो जिसमें से कॉलम मैट्रिक्स यानी कि जो खड़ी हुई होती है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जो लेटी हुई होती है उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
अब आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है हमारी, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में भी बनती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे बनती है? ऐसे बनती है, यानी कि 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। इसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। सेम 3x3 में भी बनकर तैयार होती है ये, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3x3 की हो गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलती जुलती एक हमारी डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स। अब वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? वो ये होती है, जैसे मान के चले हमने कुछ एलिमेंट्स को लिखा है और उन एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो एक डायगोनल फॉर्म में होती है। तो डायगोनल भी हमारी ऐसी होती है। तो यहां हमने जो नंबर्स हैं वो डायगोनल फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो वो कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है सेम इसी जैसी एक और मैट्रिक्स होती है, लेकिन पहले हम इसका रिवाइज करें। रो मैट्रिक्स जो एक लेटी हुई फॉर्म में होगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगी, रो मैट्रिक्स कहलाती है। कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल फॉर्म में होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के रूप में, और जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन वहां एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और जहां 1 1 नंबर होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। सेम इसी जैसी एक मैट्रिक्स और भी होती है जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक वही मैट्रिक्स है जैसे अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स लिखी, लेकिन एक छोटी सी चीज अपने साथ डिफाइन करती है कि डायगोनल के रूप में जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ जो उनकी पोजीशन है और उनके जो नंबर्स हैं वो सभी आपस में इक्वल होंगे। तो 2 2 2 ये तीनों नंबर सेम होंगे। है डायगोनल फॉर्म, लेकिन यहां नंबर सेम है, इसलिए कहलाती है ये स्केलर। यदि यहां नंबर अलग अलग होंगे तो ये बन जाएगी डायगोनल, और यदि सभी नंबर्स 1 1 हो गए तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी। जो लेटी हुई है वो रो हो गई, जो खड़ी हुई है वो कॉलम हो गई। इस तरीके से हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, जिसमें से नंबर 1 रो, नंबर 2 कॉलम, आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा नंबर और आता है जिसे कहते हैं हम लोग लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। तो पहला नाम आता है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या है? एक हो गई अपर और एक हो गई लोअर। तो पहले तो हम अपर की बात करेंगे। तो जो अपर मैट्रिक्स है हमारी वो कैसे लिखी जाएगी? जो नंबर्स हैं वो ये हो जाते हैं हमारे पास अपर ट्रायंगुलर। ऊपर की साइड में जो नंबर्स होते हैं हमारे वो 0 होंगे और नीचे की साइड में नंबर जो होंगे वो नंबर्स होंगे। तो ये बनती है अपर ट्रायंगुलर। इसके बाद जो हमारे पास बनती है लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशन बदल जाएगी। तो वो ये हो जाएंगे। तो जो नंबर नीचे की तरफ से बने हुए हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर कहलाती है। जो नंबर ऊपर की साइड में लिखे होते हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। तो इस तरीके से हमारे पास मैट्रिसेस को लिखा जाता है। जिस डेटा की हम बात कर रहे थे उस डेटा को रो और कॉलम के रूप में लिखा जाता है। वहां उस रो और कॉलम के रूप में जब लिखते हैं तो उसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, उनकी अपनी पोजीशन होती है, वो किसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ऑर्डर भी मैंने अभी आपको बताया। उस ऑर्डर के बाद में मैंने उसके टाइप्स बता दिए कि इस तरीके से इस मैट्रिक्स को लिखा जाता है।
अब हम इसी में मैट्रिसेस में जब आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? ये तो अलग अलग मैट्रिक्स थे, तो फिर इक्वल कहां से आया? यस, होता है इक्वल यदि हमें दो मैट्रिक्स दी गई हो तो। अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ एक सिंगल मैट्रिक्स की, अभी हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अभी जिस डेटा की हम बात कर रहे थे, जो एक छोटी सी कहानी आपको बताई थी, वहां सिर्फ एक क्लास की थी। वो हो सकता है आपको दो क्लास का डेटा दे दिया जाए और आपसे उसमें कंपैरिजन पूछा जाए, तो वही कंपैरिजन बताता है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी मिले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर।